Hello everyone, how are you all? Hope you all are well. So let's start the video of chapter number first traditional perspective. Okay, let's start. तो पॉलिटिकल साइंस दुनिया के सबसे पुराने सब्जेक्ट में से एक है। इसका ओरिजिन पुराने ग्रीस में माना जाता है, जहाँ एरिस्टोटल जैसे सोचने वाले इस टॉपिक पर लिखते हैं। जब लोग बड़े ग्रुप्स में रहने लगे, तभी से पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट आया। पॉलिटिक्स में ग्रुप्स के प्रॉब्लम्स, पावर का यूज़ और सोसाइटी में लोगों के रिलेशंस को समझा जाता है। पुराने टाइम में पॉलिटिकल साइंस मेनली गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशंस जैसे किंग, कोर्ट, लॉज को स्टडी करता था। लोग आइडियल स्टेट, सबसे अच्छी सरकार के बारे में सोचते थे, जैसे प्लेटो ने रिपब्लिक में एक परफेक्ट किंगडम की बात की थी। तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पॉलिटिकल एक्शंस तक बढ़ गया। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने पॉलिटिकल सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस को डीपली स्टडी करना शुरू किया, ताकि समझ सके कि अलग अलग गवर्नमेंट्स कैसे काम करती है। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस मेनली कंट्रोल पॉलिटिक्स, एक्शंस और ह्यूमन इन्वायरमेंट, इन सब से डील करता है। अमेरिकन और ब्रिटिश राइटर्स हुए कुछ, जैसे कि चार्ल्स पियर्ड, आर्थर बेंटली, जेम्स ब्रेस, लॉरेंस लॉवेल और वुडरो विल्सन ने पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के एरिया को एक्सपेंड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो 1921 में चार्ल्स ई मेरियम ने सजेस्ट किया कि पॉलिटिकल साइंस में सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, एंथोलॉजी, बायोलॉजी और स्टैटिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए। पहले पॉलिटिकल थ्योरिस्ट का फोकस सिर्फ स्टेट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लीगल नॉर्म्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर था। ये लोग हम ह्यूमन बिहेवियर और पॉलिटिकल इंटरेक्शंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फोकस चेंज होने लगा और एम्पेरिकल मतलब कि तथ्य बेस्ड, मतलब उनके पास कुछ कंटेंट था, डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा। सभी ने ऑब्जर्व करते हैं कि 20th सेंचुरी में के शुरू में पॉलिटिकल साइंस का एथिकल और क्रिएटिव एस्पेक्ट वीक हो गया और ये एक अलग स्पेशलाइजेशन बन गया। मतलब कि पॉलिटिकल साइंस जो था वो एक अलग लेवल से देखे जाने लगा। अलग अलग टाइम पर डिफरेंट अप्रोचेज आई हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए। इन अप्रोचेस को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि साइंटिफिक बिहेवियरल अप्रोचेस, जिसके अंदर है लीगल हिस्टोरिकल अप्रोचेस। आज के टाइम में मॉडर्न और ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव्स पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। मतलब कि टू टाइप्स के मेनली अप्रोचेज है जो इम्पोर्टेंट है, एक तो मॉडर्न और एक ट्रेडिशनल। अब ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में आता है, ट्रेडिशनल या क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब उन सोचने के तरीकों से है जो एंशियंट एज में डेवलप हुए थे, मतलब कि जो पुराने टाइम में डेवलप हुए थे, जैसे कि 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी तक, जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन होने लगा था, उस टाइम की बात है। इस थ्योरी में ग्रीक और रोमन थिंकर्स के पॉलिटिकल आइडियाज़ भी ऑब्वियसली है कि यदि ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव का आइडिया हमें रोमन एम्पायर के डिक्लाइन से शुरू हो रहा है, तो वहाँ के आइडियाज़ रोमन थिंकर्स और ग्रीस थिंकर के आइडियाज़ भी इसमें शामिल होंगे, जैसे कि सोक्रेट्स हो गया, प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, सिसरो हो गया, सेंट अगस्टाइन हो गया, सेंट एक्विनस हो गया, लोके हो गया, रुसेव हो गया, कांत हो गया, हेगल हो गया, ग्रीन हो गया और बहुत सारे हैं। लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी का रिस्ट्रिक्टेड सेंस में मतलब होता है सिर्फ इन दोनों ग्रीक थिंकर्स की स्टडी करना। ठीक है, तो मेनली क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी के रिस्ट्रिक्टेड सेंस में मतलब मेनली जो है ना, हमें इनके बारे में ज़्यादा बताया जाता है, इन दोनों ग्रीक थिंकर्स के बारे में। अब ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव की कुछ खास बातें ये हैं कि ये आइडियलिस्टिक है, ये सब्जेक्टिव है और इमेजिनेशन बेस्ड है। क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस को मेन फ्रेमवर्क सोल बोला जाता है। तो ये सारे ना इसके मेन सोल हैं, इमेजिनेशन हो गया, सब्जेक्टिव हो गया और ये आइडियलिस्टिक, मतलब इन सब के बेस पर है ये। अब कुछ इसके बारे में, ये आइडियलिस्टिक, सब्जेक्टिव और इमेजिनेशन बेस्ड कैसे है उसके बारे में। इंसान अब तक इंसान नहीं है जो जब तक वो सोसाइटी और स्टेट में ना हो, मतलब कि इंसान को जीने के लिए कोई तो जगह या कोई समाज में रहना पड़ता है। इंडिविजुअल सोल सिर्फ तभी अपने आप को पूरा कर सकती है जब वो ग्रुप की लाइफ में शामिल हो। तो प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों के अकॉर्डिंग स्टेट के गुड
हमेशा मॉरल गुड के अंडर होता है। मतलब कि प्लेटो और एरिस्टोटल इन दोनों के अकॉर्डिंग ये है कि स्टेट यदि अच्छा रहेगा तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं उसके अंदर, जिसमें स्टेट और सोल दोनों शामिल होते हैं। क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस का मेन थीम एक परफेक्ट पॉलिटिकल ऑर्डर बनाने पर फोकस करता है। ये यूटोपियन अप्रोच होता है, मतलब कि एक काल्पनिक अप्रोच है जिसमें थिंकर्स एक आइडियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे प्लेटो का रिपब्लिक, रूसेव का जनरल विल, और हेगल का रीजन, और सिसरो का नेचुरल लॉ, और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिसिस को पॉलिटिकल फिलोसफी के अंडर रखा जाता है। और इस अप्रोच को फॉलो करने वाले थिंकर्स को पॉलिटिकल फिलोसफर्स कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है एम्फेसिस ऑन मॉरल वैल्यूज़। तो इसके कुछ मॉरल वैल्यूज़ को एम्फेसिस किया गया है, जैसे कि ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव मेनली पॉलिटिकल होल्स, जिसके अंदर मतलब कि उनको डील करता है कि ये पूरा राजनीतिक समूह, मतलब जिसके अंदर पूरी चीज़ें आ जाती है ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव में। ये अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव होती है, और इसमें मॉरल वैल्यूज़ का भी ध्यान रखा जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ मेथड ऑफ स्टडिंग। मतलब इसको पढ़ने की कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट अप्रोचेस, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल और डिस्क्रिप्टिव, टेक्सोनोमिक होती हैं। मतलब कि इसके अलग अलग अप्रोचेज है, जैसे कि हिस्टोरिकल हो गई, एनालिटिक हो गई। मतलब कि हिस्टोरी के हिसाब से मतलब हम पढ़ते कि उस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था या हमारी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था। और फिर आज का लीगल हमारे जैसे लॉज हैं उन सब को बारे में, ये सभी डिस्क्रिप्टिव वे में हमें देता है। ये एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन इनसे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर इतना फोकस हो जाता है कि एक्चुअल वर्किंग और फंक्शनिंग का एनालिसिस नहीं होता है। मतलब कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर इतना फोकस हो जाता है, जैसे कि कोर्ट सिस्टम हो गया, या फिर कोई और ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे संस्थाएं हो जाती है जिन पर ज़्यादा फोकस होने के कारण उसके एक्चुअल जो वर्किंग और फंक्शन है, जैसे कि लोगों के लिए जो काम करते हैं, उस पर फोकस कम हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ एन आइडियल स्टेट्स। एक बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेट ढूंढना एक इंटेलेक्चुअल बोल्डनेस और रेडिकलिज्म का एग्जाम्पल है। तो जो स्टेट मतलब एक स्टेट, ऐसा स्टेट को ढूंढना जिसके अंदर बोल्डनेस हो और रेडिकलिज्म हो। और आइडियल स्टेट बनाना एक टीचिंग मेथड है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ने का काम करता है। क्लासिकल थिंकर्स का मानना था कि थ्योरी और एक्शन एक साथ होना चाहिए ताकि थ्योरी रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट हो सके, और मॉडर्न साइंस का एम इसके अपोजिट होता है, जो थ्योरी को रियल वर्ल्ड का छोटा मॉडल बनाना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल एनालिसिस फ्रेमवर्क इस अप्रोच में मेनली फॉर्मल और जुडिशियल स्ट्रक्चर, जैसे कि गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, स्टेट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशनल में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो संस्थाएं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि कोर्ट सिस्टम्स, ये सब आ गया। ये रूल ऑफ लॉ हो गए, स्टेट हो गए। और सॉवरेनिटी मतलब होती है कि मतलब कि जिसके अंदर हम संप्रभुता, लाइक हमारे कंट्री के लोग हम पर रूल कर रहे हैं, कोई और कंट्री के लोग हम पर रूल नहीं कर रहे। राइट्स, जस्टिस हो गया, इन सब पर फोकस किया जाता है। ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में लिमिटेड होती है। इस अप्रोच को डेसी, मुनरो, ओजी, जिंक और हरमन फिनर जैसे स्कॉलर्स ने फॉलो किया है। 6 पॉइंट है नॉन एक्सप्लेनेटरी। इसके अंदर है ट्रेडिशनलिस्ट स्कॉलर्स के कंटेंट्स, आइडियाज़ और कंक्लूजन्स को ऑब्जेक्टिवली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव, इमेजिनरी और एब्स्ट्रैक्ट विजन पर बेस्ड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स राइट या मोरल नहीं होते, सिर्फ स्कॉलर की सोच होती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन नेचर का एनालिसिस मैशिवेली, होब्स, लोके और रूसेव ने अलग अलग तरीके से किया है। प्लेटो और एरिस्टोटल ने स्टेट की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज किया है। अब बात करते हैं इसके मीनिंग और स्कोप की, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव्स की। पॉलिटिकल साइंस का टर्म पोलिस से आया है, जो एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है स्टेट। एंशियंट ग्रीस में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जनरल फॉर्म पोलिस था। ग्रीक थिंकर्स ने स्टेट और गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्टिंक्शन नहीं की। जैसे जैसे स्टेट का नेचर चेंज होता गया, वैसे वैसे पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशंस भी चेंज होती गई। जैसे कि कुछ डेफिनेशंस है अलग अलग थिंकर्स से के हिसाब से बताई गई है। जैसे फर्स्ट है पॉल जेनेट के मुताबिक, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी साइंस है जो स्टेट के फाउंडेशंस,
और गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को स्टडी करता है। तो इनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसी साइंस है जो स्टेट के फाउंडेशंस और गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को बताता है। और ली कोक के हिसाब से ये कि पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट से डील करता है। ब्लुमचिन का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है जो स्टेट से कंसर्न है। ये स्टेट उसके रियल नेचर, फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स में समझने की, कंपेयर करने की कोशिश करता है। मतलब कि ये स्टेट का डेवलपमेंट और उसके रियल नेचर को समझने की कोशिश करता है। पॉलिटिकल साइंस जेटल कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक स्टडी है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और थ्योरीज से जुड़ी है। डॉक्टर गार्डनर कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट से शुरू होता है और स्टेट पर ही ख़त्म होता है। और गिलक्रिस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस स्टेट और गवर्नमेंट के जनरल प्रॉब्लम से डील करता है। अब सीली कहते हैं पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करता है, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी वेल्थ से डील करती है, बायोलॉजी लाइफ से, और अलजेब्रा नंबर्स और ज्योमेट्री स्पेस से डील करती है। अगर इन डेफिनेशंस का डीप स्टडी और एनालिसिस करें तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का मेन सब्जेक्ट स्टेट और गवर्नमेंट ही है। स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि स्कॉलर्स पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन को लेकर अलग अलग सोच रखते हैं, वैसे ही इसके स्कोप को लेकर भी उनके व्यूज़ डिफरेंट हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ स्टेट्स, ये स्टेट की नेचर और फॉर्मेशन को स्टडी करता है। स्कॉलर जैसे ब्लंचेल, गैरिस और दूसरे लोग मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट की स्टडी तक ही लिमिटेड है। और डॉक्टर गार्डनर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस स्टेट से शुरू होता है, स्टेट पर ही खत्म होता है। सेकेंड पॉइंट है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट के वेरियस फॉर्म्स और फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। स्कॉलर्स जैसे लीकोक इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि गवर्नमेंट की स्टडी स्टेट की स्टडी से भी इम्पोर्टेंट है। लीकोक मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गवर्नमेंट से डील करता है, जैसे कार्ल डब्ल्यू डेउस कहते हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब है पब्लिक मीन्स से डिसीजन मेकिंग, इसलिए ये मेनली गवर्नमेंट से कंसर्न होता है जो लोगों की डायरेक्शन और सेल्फ डायरेक्शन का काम करता है। उनकी डेफिनेशन में स्टेट का मेंशन नहीं होता। थर्ड पॉइंट है स्टडी ऑफ बोथ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। स्कॉलर जैसे लाश्की हो गया, गिलक्रिस्ट हो गया या फिर जेटल का मानना है कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को इंक्लूड करता है। स्टेट एक एजेंसी है जो गवर्नमेंट के फंक्शंस के नीचे आती है। स्टेट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जबकि गवर्नमेंट उसको प्रैक्टिकल शेप देती है। एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से लाश्की, गिलक्रिस्ट, गेटल, ब्लुंची जैसे स्कॉलर्स ने स्टेट और गवर्नमेंट दोनों को पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में रखा है। और फोर्थ पॉइंट है स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ स्टेट्स। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप स्टेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर डेवलपमेंट्स को स्टडी करता है। जेटल लिखते हैं पॉलिटिकल साइंस पास्ट में स्टेट के ओरिजिन और पॉलिटिकल थ्योरीज को स्टडी करता है, प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज़ को क्लासीफाई करता है, और फ्यूचर में चेंजिंग कंडीशंस और एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के काम करता है। स्टडीज ऑफ पास्ट नेचर ऑफ द स्टेट, यहाँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक हिस्टोरियन की तरह देखता है जो अथॉरिटी के ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझता है। वो ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत का एनालिसिस करता है। तो ए पॉइंट है पास्ट नेचर ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल फॉर्म्स के इवोल्यूशन को सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक स्टडी करना और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एनालिसिस करना इसका मेन फोकस है। ये पॉलिटिकल थॉट के वेरियस करंट्स और सोसाइटी में ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को, इन्फ्लुएंस को समझने की कोशिश करता है। ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा पर ही बेस किया जाए, क्योंकि स्टेट के ओरिजिन्स ऑब्सक्योर भी हो सकते हैं। इस वजह से कभी कभी स्पेकुलेशंस पर भी आधारित होता है, मतलब कि कल्पना के बेस पर, लाइक इमेजिनेशंस के बेस पर भी ये डिपेंड करता है। स्टेट और उसके इवोल्यूशन का स्टडी हिस्टोरिकल सर्वे है जो गवर्नमेंट के फंक्शनिंग और स्टेट के डेवलपमेंट को समझने में मदद करता है। रिलीजन, रिलेशन और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का स्टेट के डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है, ये सब भी स्टडी किया जाता है। पुराने समय में स्टेट का स्ट्रक्चर एक ट्राइब के नेचर जैसा था जिसमें लिमिटेड फंक्शंस थे। धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स बना और नए लॉज आए जो हर ह्यूमन स्पेयर को कंट्रोल करने लगे। एंशियंट टाइम्स में स्मॉल ट्राइब्स कैसे डेवलप होकर नेशनल स्टेट्स बने, ये भी स्टडी किया जाता है। ठीक है। एंड बी पॉइंट है प्रेजेंट नेचर ऑफ द स्टेट। स्टडी का मेन फोकस एग्जिस्टिंग और ऑपरेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर होता है। अथॉरिटी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की इवोल्यूशंस को समझना जरूरी है।
और ताकि प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस आइडियाज़ और प्रोसेस को समझा जा सके। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के फंक्शंस और एंड्स को एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर डिस्कस किया जाता है। गवर्नमेंट के वेरियस फॉर्म्स, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी एनालाइज किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स और उनका स्टेट के साथ रिलेशन भी स्टडी का हिस्सा है। लिबर्टी और इक्वलिटी का रिलेशनशिप, स्टेट की अथॉरिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसका रोल और मॉडर्न गवर्नमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल्स और क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया जाता है। जब हम स्टेट के साथ सिटीजन के रिलेशन को स्टडी करते हैं तो हम स्टेट के स्कोप और नेचर को भी समझने की कोशिश करते हैं। टाइम के साथ स्टेट का नेचर चेंज हो गया है, पहले से वेलफेयर स्टेट बन चुका है और इसका स्कोप भी बढ़ गया है, इसके फंक्शंस और पावर्स भी इंक्रीज हो चुके हैं। लेकिन एक फील्ड ऐसी है जो हार्डली रेगुलेट की जा सकती है, फ्यूचर नेचर ऑफ द स्टेट। मतलब कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो हमारे प्रेजेंट में तो हम उसको फिर से रेगुलेट कर सकते हैं। हमारी फ्यूचर नेचर ऑफ स्टेट्स मतलब कि वो फ्यूचर में हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। मान लो अभी कोई चीज़ हमारे साथ अच्छी नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में उसको हम ठीक कर सकें, सुधार सकें। तो है फ्यूचर नेचर ऑफ स्टेट्स। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप फ्यूचर में भी देखा जाता है। इसका मतलब है कि हम स्टेट के फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ और इवोल्यूशन का भी स्टडी करते हैं। ये सेक्शन कभी कभी स्पेकुलेटिव या यूटोपियन हो सकता है क्योंकि ये रियलिटी से दूर चला जाता है, लेकिन ये एक गोल ओरिएंटेड और नॉर्मेटिव कैरेक्टर भी रखता है। इससे हमें पॉलिटिकल साइंस के आइडियल एस्पेक्ट्स और बेटर गवर्नेंस का आइडिया मिलता है। स्टडी ऑफ एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में ये एक टॉपिक है एक्चुअली। पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट तक सीमित नहीं है बल्कि ये एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस का भी स्टडी करता है। मतलब कि ये नहीं है कि ये केवल स्टेट तक सीमित है, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का स्टडी भी करता है। एसोसिएशन मतलब कि जो संस्थाएं बनी हुई है अलग अलग लेवल पर, उन सबको स्टडी करता है। सोसाइटी में जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस होते हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। पॉलिटिकल साइंस इन सबको एनालाइज करता है ताकि उनकी यूटिलिटी और फंक्शंस को समझा जा सके। पॉलिटिकल स्टडी ऑफ द स्टेट, पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में स्टेट के डिटेल्ड स्टडी भी आती है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला कि स्टेट का नेचर और फंडामेंटल प्रॉब्लम का एनालिसिस, मतलब कि स्टेट का नेचर कैसा है और उसके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं। और सेकेंड है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का ओरिजिन और डेवलपमेंट। स्टेट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि एक डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क है। पॉलिटिकल साइंस इन सबका स्टडी करता है और ये देखता है कि इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में किस तरह फंक्शन करते हैं। जर्मन थिंकर हर्मन हेलर ने पॉलिटिकल साइंस के स्टडी पे जोर दिया है। उनका कहना है कि ये सब्जेक्ट कभी कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि सोसाइटी और प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंटली इवोल्व होते रहते हैं। एंड सेवेंथ पॉइंट है स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन इंग्लिश वर्ड पॉलिटिक्स से है जो कि ग्रीक वर्ड पोलिस से निकला है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। पोलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट्स। पुराने ज़मानों में ग्रीस छोटी छोटी सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था जिनको पॉलिटिक्स कहा जाता था। पहले पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ सिटी स्टेट्स के अफेयर्स से होता था, लेकिन आज के टाइम में ये सिर्फ सिटीज़ तक सीमित नहीं है बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को भी कवर करता है। पॉलिटिकल साइंस के स्कोप को एक्सप्लेन करते हुए बर्जस ने बताया कि आज के मॉडर्न डिमांड जैसे पॉलिटिकल एक्सटेंशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और नेशनल यूनिटी ने पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ इंडिपेंडेंस का सब्जेक्ट नहीं रखा बल्कि सॉवरेनिटी का भी बना दिया है। लश्की के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस का स्टडी सिर्फ ऑर्गेनाइज स्टेट्स तक सीमित नहीं है बल्कि ये ह्यूमन लाइफ और ऑर्गेनाइज स्टेट्स के रिलेशंस को भी समझने की कोशिश करता है। मॉडर्न टाइम में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल लॉ जैसे सब्जेक्ट्स भी शामिल है। यूनेस्को कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल साइंस के ब्रॉड थीम्स इंक्लूड है, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी में आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी आ गई, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ आ गए। एंड गवर्नमेंट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक सोशल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपेयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। थर्ड है पार्टीज, ग्रुप्स और पब्लिक ओपिनियन। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आएगी पॉलिटिकल थ्योरी, फिर गवर्नमेंट, फिर उसके बाद पार्टीज आएंगी, ग्रुप्स आएंगी, पब्लिक ओपिनियन, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग आ गई, ग्रुप्स आ गई, सिटीजन्स का कितना पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का क्या ओपिनियन है, वो सब इसमें आता है। और थर्ड आता है इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके अंदर आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल लॉ हो गए।
एट पॉइंट आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। पुराने समय से लेकर आज तक डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डेवलप हुई हैं। पॉलिटिकल साइंस इनके रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज हैं। इंडिविजुअलिज्म हो गया, एनार्चिज्म हो गया, फेसिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया, प्लूरलिज्म हो गया। हर आइडियोलॉजी का एक ओरिजिन, नेचर, एम्स और फंक्शंस होते हैं जो स्टेट और इंडिविजुअल के रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। पॉलिटिकल साइंस इन आइडियोलॉजीज का कंपैरेटिव स्टडी करता है और देखता है कि किस किस कंडीशन में ये डेवलप हुई और इनका इंसानों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। आज के टाइम में पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बढ़ गया है, जिसमें पॉलिसी साइंस का कॉन्सेप्ट भी शामिल हो चुका है। अब पॉलिटिकल साइंस सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लॉ और पॉलिटिकल बिहेवियर को भी कवर करता है। पॉलिटिकल साइंस में रिसर्चर्स इन्फेरेंसेस ड्रॉ करते हैं, वैलिड जनरलाइजेशंस बनाते हैं और टेंटेटिव कंक्लूजन्स निकालते हैं जो फ्यूचर रिसर्च और स्टडी के बेस के रूप में काम आ सकते हैं। ट्रेंची के जो एक जर्मन राइटर थे, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की प्रॉब्लम को कुछ इस तरह डिफाइन किया है। सबसे पहले हमें स्टेट्स की दुनिया को देखते हुए स्टेट के फंडामेंटल आइडिया को समझना चाहिए। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में क्या अचीव किया है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें ह्यूमन स्टेट्स की दुनिया को देखते हैं, उसके फंडामेंटल आइडिया को समझना चाहिए। मतलब कि ह्यूमन के स्टेट्स को देख के उसके फंडामेंटल आइडियाज़ को समझना चाहिए सबसे पहले। दूसरा कि हमें देखना चाहिए कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव में उन्होंने पॉलिटिकल लाइफ में क्या अचीव किया, मतलब कि हिस्टोरिकली देखा जाए उनको तो उन्होंने क्या अचीव किया। और तीसरा, इन सब के माध्यम से हमने हिस्टोरिकल लॉज और मोरल इम्पेरेटिव्स को समझना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल और क्लासिकल। हाँ, तो ये उनका सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेडिशनल और क्लासिकल का, तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस दिए गए हैं। जैसे कि पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, प्लेटो और एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट पर इतनी गहरी और वास्ट सोच लगाई कि उन्होंने शायद हर पॉसिबल इंक्वायरी का एनालिसिस कर दिया। इसी वजह से इन दोनों फिलोसफर्स के वर्क का एक अलग इम्पोर्टेंस है। सिबली ने इनके कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट किए हैं। फर्स्ट, सिस्टमेटिक पॉलिटिकल डिस्कशंस। पॉलिटिक्स में पब्लिक पॉलिसी का फॉर्मेशन, स्पेकुलेशंस और एग्जीक्यूशन शामिल है, जो ह्यूमन सोसाइटी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिटिक्स का पूरा कॉम्प्रिहेंशन तभी पॉसिबल है जब हम समझें कि अलग अलग समय और कल्चर्स में लोग पब्लिक पॉलिसी को कैसे फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते हैं। हर पब्लिक पॉलिसी के पीछे एक गोल होता है और प्लेटो पहले थिंकर थे जिन्होंने पॉलिटिक्स को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया और एपिस्टेमोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और एथिकल क्वेश्चंस को उठाया जो पॉलिटिकल इंक्वायरी में आने चाहिए। अब है इल्यूमिनेशन ऑफ ग्रीक पॉलिटिक्स। ये दो बार टाइप हो गया, सॉरी फॉर दिस। प्लेटो और एरिस्टोटल के वर्क्स ने ग्रीक पॉलिटिक्स को डीपली एनालाइज किया। 4th सेंचुरी बीसी में ग्रीक सिटी स्टेट्स की पॉलिटिक्स एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल थी। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरीज ने ग्रीक पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट और इवोल्यूशंस के क्लूज दिए जो आज भी रेलिवेंट है। साइंटिफिक मेथड्स में आता है, प्लेटो और एरिस्टोटल पहले थिंकर्स थे जिन्होंने साइंटिफिक मेथड को पॉलिटिक्स में अप्लाई किया था। उनका कहना था कि पॉलिटिक्स में जो डिफरेंट फेनोमेना होते हैं उनका एक अंडरलाइंग पैटर्न होता है जिसे स्टडी करना ज़रूरी है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है, जैसे कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव को कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट, डिडक्टिव और हाइपोथेटिकल है और अनसाइंटिफिक माना जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब पहले जो पॉलिटिक्स थी वो साइंटिफिक नहीं थी, उसके अंदर हाइपोथेटिकल चीज़ें ज़्यादा थी। मतलब कि लाइक इमेजिनरी बहुत सारी ऐसी थी कि लोग बोलते थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, या ऐसा है सिस्टम ऐसा, लेकिन वो रियलिटी में वैसा था नहीं, बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल था। ठीक है, लोग बस अनुमान लगा के ऐसे ही बोल देते थे। इसका मेन क्रिटिसिज्म ये है कि ये हैवी और डॉगमेटिक थ्योरीज पर बेस्ड है जिसमें प्रैक्टिकल रियलिटी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की कमी होती है। कई मॉडर्न स्कॉलर्स का मानना है कि पॉलिटिकल थ्योरी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह डेवलप करना चाहिए जिसमें फैक्ट बेस्ड और एम्पेरिकल रिसर्च हो। इस वजह से कई नए पॉलिटिकल थ्योरीज जैसे कांत, फिश्चे और हैगल ने नए मॉडल्स प्रपोज किए। आज के समय में भी काफ़ी सोशल थ्योरी जैसे आरएम मैक्लेवर और
एसएम लिपसेट इस बात पर जोर देते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का अप्रोच प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए। अब है शेपिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड आइडियाज़। प्लेटो और एरिस्टोटल की आइडियाज़ ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और लोगों की सोच पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। इनका मानना था कि पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का नहीं बल्कि एथिक्स, जस्टिस और आइडियल स्टेट का भी सब्जेक्ट है। रियलिटी में पॉलिटिक्स का मतलब ही यही होता है, नॉट फॉर पावर। ये फिलोसोफर्स सिर्फ पॉलिटिकल रियलिटी को समझने तक सीमित नहीं थे, बल्कि उनको समझाने तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक आइडियल सोसाइटी का भी कॉन्सेप्ट दिया। प्लेटो का कहना था कि एक अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम को नेचुरल लॉ और जस्टिस को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने रिपब्लिक में एक यूटोपियन सोसाइटी का मॉडल दिया जिसमें फिलोसोफर्स रूल करते हैं। एरिस्टोटल ने भी प्रैक्टिकल गवर्नेंस और सिटीजन पार्टिसिपेशन पर जोर दिया। इसका कंक्लूजन ये निकलता है, भले ही ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है लेकिन इसका वैल्यू डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। मतलब कि वैल्यू तो भाई उतना ही होता है उस चीज़ का। सिबली के मुताबिक पॉलिटिकल थ्योरी दो तरीके से इम्पोर्टेंट है। ये पॉलिटिक्स के हिस्टोरिकल सेंस को समझने में मदद करती है, जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस और डेवलपमेंट्स को एनालाइज करने का एक नया तरीका है। मतलब कि एक तो हमें पहले से उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे ना दोबारा, तो हम उसको सोचेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस क्या था। यदि हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस यदि ख़राब था तो हम उसको दोबारा क्यों अप्लाई करेंगे। तो वो एक सेंस हमें यहाँ से मिलती है। और दूसरा पॉइंट है, ये एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट रखती है जो लाइफ एक्सपीरियंसेस और पॉलिटिकल एनालिसिस को कनेक्ट करती है। कि ये एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट रखती है, मतलब कि हर तरीके से सोचती है, जो कि लाइफ एक्सपीरियंस हो और पॉलिटिकल को एनालाइज करके उसको कनेक्ट करती हो हमारे लाइफ से। इस वजह से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पोर्टेंस आज भी है, चाहे उसमें कुछ फ्लॉज हो। सो ये ख़त्म होता है यहाँ पर। हमारा पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है। ओके, सो गुड बाय।